दोस्तों, हम लोग आज क्लास 2 में हैं एक ऐसे टॉपिक के जिसको ई बिजनेस भी बोला जाता है और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस या इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस भी बोला जाता है। ठीक है, आज अपने लोग क्लास नंबर 2 में है दोस्तों। जी हाँ सर, हम लोग क्लास नंबर 2 में हैं। आप बताइए आगे। फ्रेंड्स, इस क्लास के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज नोन एज आउटसोर्सिंग। इस टॉपिक के बारे में अपने बात करने वाले हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, लास्ट क्लास जो हम लोगों ने किया था उसमें हम लोगों ने ई बिजनेस के या ई कॉमर्स के वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एक टॉपिक किया था जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सीबीएसई वाले की बुक्स में इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस नाम से चैप्टर रहता है, जबकि आईएससी में ई बिजनेस नाम से। फर्क केवल नाम का है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था दोस्तों, एक बार बताएं सर। मैं बोला ओके, मैं बता देता हूं आपको। लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैसे ई बिजनेस और ई कॉमर्स दो अलग अलग बातें हैं। ई कॉमर्स बहुत ही छोटा सा चीज है। ई कॉमर्स का मतलब केवल क्या, गुड्स का बाई एंड सेल ओवर द इंटरनेट, खत्म। ई कॉमर्स का मतलब क्या था, गुड्स का बाई एंड सेल ओवर द इंटरनेट, केवल इतना था। राइट सर, खाली गुड्स का बाई एंड सेल ओवर द इंटरनेट ई कॉमर्स के अंदर है। जबकि माय डियर फ्रेंड्स, ई बिजनेस जो है उससे काफी बड़ा है। बहुत सारे ट्रांजेक्शन, परचेजिंग, इन्वेंटोरी मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस को करनी पड़ती है। जब ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो तो अपने पढ़े थे तब उसको अपन ई बिजनेस बोलते हैं। ई कॉमर्स क्या है, ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट। हाँ, ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गुड्स का बाई एंड सेल भी इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो भी ई बिजनेस का पार्ट है। बट ई बिजनेस इज वे मोर ब्रॉड। ई बिजनेस इज, आई से अगेन, वे मोर ब्रॉड। सर अंडरस्टूड योर कंसेप्ट। मैं बोला ठीक है। फिर दोस्तों हम लोगों ने 4 तरीके का ई बिजनेस पढ़ा था। पहला बी टू बी, जहां एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैंने क्या एग्जांपल दिया था, मान लो सीएट टायर्स है। सीएट तो टायर्स बनाता है। अब मान लो कि महिंद्रा मोटर्स को सीएट से टायर्स लेना है। अरे तो जो टायर्स लिया, दोनों बिजनेस है, टायर बेचने वाला भी और महिंद्रा मोटर्स खुद भी एक बिजनेस है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये एक बी टू बी ट्रांजैक्शन है। बी टू सी ट्रांजैक्शन, बिजनेस टू कंज्यूमर, अनेकों एग्जांपल है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मिंत्रा, कितना एग्जांपल लोगे। ठीक, यहां बिजनेस कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है। एक है सी टू सी, यहां एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच रहा है। अरे सर ये कैसे पॉसिबल है, मैं बोला एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। आप पूछ रहे हो पॉसिबिलिटी, मैंने आपको बताया था लास्ट डे, क्विकर, ओएलएक्स। ओएलएक्स पे मान लो, अगर मान लो कि मेरा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो खराब हो गया या इट हैज सम इश्यूज, इट हैज सर्टेन इश्यूज मेरे प्रोडक्ट में। तो whenever I have issue in a product, whenever there is a problem with the product, what do I do? जब भी एक प्रोडक्ट मैं देखता हूं और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम मिलता है, मैं क्या करने की डिसीजन लेता हूं, मैं बोलता हूं इसको बेच देते हैं और दूसरा खरीद लेंगे। अच्छा, हो सकता है प्रोडक्ट खराब नहीं हुआ पर पुराना हो गया और मुझे नया की जरूरत हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कोई और हो सकता है जो नया अफोर्ड नहीं कर सके, उसको पुराना भी चलेगा। कोई और भी हो सकता है दोस्तों जो नया अफोर्ड नहीं कर सके, उसको पुराना भी चलेगा। फ्रेंड्स उस केस में ना, फ्रेंड्स उस केस में जिसको नया भी, नया नहीं चलेगा पुराना चलेगा, उसके केस में माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यूज करते थे सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सर बातचीत तो क्लियर है आपका। मैं बोला अब आगे बात करते हैं। और एक मैंने आपको बिजनेस के बारे में लास्ट में बताया था, सी टू बी, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस सर कैसा कंसेप्ट है, मैं बोला ध्यान से सुनना। कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब मान लो आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, फोटो शेयर सेल करती है। मान लो आपको एक फोटो पसंद आया, उसके ऊपर आपको कोई एड कैंपेन करना है। तो अब अगर आपको वो पसंद आया तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी से आपको खरीदना होगा। मैंने लास्ट में संदीप महेश्वरी का एग्जांपल लिया था कि संदीप महेश्वरी का जो इमेजेस बाजार है वो क्या है, वो इसी तरह से है। आज अगर आपने एक अच्छा फोटो लिया, आप एक कंज्यूमर हो, आप खा रहे थे, आपने एक अच्छा फोटो लिया और वो आपने पोस्ट किया, अगर उस कंपनी को, एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पसंद आ जाए तो वो आपसे आपका फोटो खरीद लेगी। सी टू बी, कंज्यूमर बिजनेस को प्रोडक्ट बेच रहा है।
इन कंसेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ बातचीत की, इन कंसेप्ट से रिलेटेड दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि कुछ रिस्क है ई बिजनेस से रिलेटेड जिसको मैं कवर करूंगा। वो बहुत ज्यादा और एग्जाम में जोरों शोरों से पूछा नहीं जाता, जो ज्यादा फेमस और इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले पढ़ाता हूँ, फिर बाद में मिसलेनियस टॉपिक्स कवर कर दूंगा, ठीक है। और आज का डिस्कशन अब हौले हौले स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आउटसोर्सिंग, जिसका नाम है आउटसोर्सिंग। सर बताना शुरू करिए आप आउटसोर्सिंग के बारे में। मैं बोला ध्यान से सुनना दोस्तों। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सुनना, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है सिंपल भाषा में दोस्तों। मान लीजिए केडिया क्लासेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। केडिया क्लासेस को अपना मार्केटिंग करवाना है, ठीक है ना। अब या एडवर्टाइजमेंट करवाना है, मार्केटिंग तो एक ब्रॉडर टर्म हो गया। मान लो केडिया क्लासेस को जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना है, राइट जी सर। अब दोस्तों क्या होता है, केडिया क्लासेस को अगर अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना है, क्या तो हम लोग खुद माथा लगा लें, जो भी केडिया क्लासेस के अंदर हम लोग की टीम है, या हम लोग बोले यार एडवर्टाइजमेंट का माथा लगाएंगे तो फिर बच्चों के लिए नोट्स प्रिपेयर करना, उनके लिए नया मटेरियल प्रिपेयर करना, उनको क्लासेस कराने का क्वालिटी एम्पर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई एक काम करो, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पकड़ो, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो साल भर में एडवर्टाइजमेंट करते रहेगा, हम लोग का झंझट खत्म। तो इसको बोलते हैं सर आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब आपके बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी है वो आप ही कर रहे हो, पर नॉन कोर एक्टिविटीज जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है वो आप किसी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो इन एक्सचेंज फॉर अ फी और अ कमीशन। ओहो सर ये बात है, जी हाँ सर। तो सबसे पहले अपने लोग डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे एडवर्टाइजमेंट आउटसोर्सिंग का। मैं भेज दूंगा ये शीट, तो कोई छापने का दरकार नहीं है, ठीक है ना, क्लासरूम में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बोलिए सर क्या है आउटसोर्सिंग, सर बताना जरा। मैं बोला ध्यान से सुनना। इट रेफर्स टू buying in of components or services which are non-core and assigned to specialized outside agencies और फॉर्म्स। दोस्तों आउटसोर्सिंग आप लोग को याद रखना पड़ेगा हमेशा नॉन कोर एक्टिविटीज का होता है। अब ऑब्वियस सा बात है, मैं ये तो करूंगा नहीं ना कि मैं बोलूंगा भैया कॉमर्स तुम पढ़ा दो या अकाउंट्स तुम पढ़ा दो, मैथ्स तुम पढ़ा दो, ये तो हम लोग नहीं करेंगे, वो तो हम लोग ही करेंगे, पढ़ाना तो हमें ही है। हाँ, परंतु और भी चीजें जो नॉन कोर है, लेट्स से मेरे को पता है कि मुझे ये सम्स चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स को क्लास में ये सम्स करवाना है। अब मैं क्या कर सकता हूं, वो सम्स को एडिट करना और उससे रिलेटेड टाइम पास करने की जगह मैं दे सकता हूं किसी और को ये काम, मैं किसी और को ये काम दे सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि भैया तुम लोग काम संभालो, मैं किसी और को ये काम दे दिया और बोला तुम लोग काम संभालो। ये जरूरी है, तुम एडिटिंग करो, तुम फॉन्ट चेंज करो, वो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। सर समझ में आया आउटसोर्सिंग, सर समझ में तो आ गया हम लोग का आउटसोर्सिंग। दोस्तों आउटसोर्सिंग के बारे में कुछ फीचर्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग। हालांकि जो मैंने डेफिनेशन में बताया ये उसी को ब्रेक करके बनेगा, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले फीचर्स ऑफ आउटसोर्सिंग में आप लोग देखें, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मतलब किसी बाहर वाले को आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। क्या आपको पता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की एक कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का दोस्तों बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है। दोस्तों प्रॉक्टर एंड गैम्बल का बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है, क्या आप लोग में से कोई भी मुझे बता सकता है प्रॉक्टर एंड गैम्बल के कुछ प्रोडक्ट्स के नाम? लेट्स सी, एनीवन? आप बोल रहे हो कि आपने कभी प्रॉक्टर एंड गैम्बल को सुना ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं आपने सुना है उसके प्रोडक्ट्स के बारे में,
आपने उसके प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है और डेफिनेटली हर कोई ने यूज किया है? सर क्या बात करते हो, हम लोग को तो नहीं पता था ये। मैं बोला आइए, जिलेट सुना हुआ आप लोग का, हेड एंड शोल्डर सुना हुआ आप लोग का, पैंटीन सुना हुआ आप लोग का, एरियल सुना हुआ आप लोग का, टाइड सुना हुआ आप लोग का, एमबी प्योर सुना हुआ आप लोग का, विक्स सुना हुआ आप लोग का, ओल्ड स्पाइस सुना हुआ आप लोग का, सब प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट्स है। ओ सर हमें तो ये मालूम ही नहीं था। मैं बोला अब मालूम पड़ा ना। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी ने क्या किया मालूम, उसका जो आईटी रिलेटेड फंक्शन था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जहां पे यूजेस था ना, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में दोस्तों किया क्या, उसने अपना आईटी फंक्शन हेवलेट पैकार्ड, एचपी तो सुना वही होगा ना, हेवलेट पैकार्ड उसका फुल फॉर्म है, उसको आउटसोर्स कर दिया। भाई मेरा आईटी रिलेटेड जो भी काम होगा ना, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो तुम लोग संभालो। आईबीएम को उसने अपना ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन दे दिया। ओह, तो कॉन्ट्रैक्टिंग आउट मतलब it involves giving work to some other function. It involves giving work giving work to some other firms. ये बात है, मैं आपको बता रहा हूं 2003 प्रॉक्टर एंड गैम्बल। आप लोग ने कहा प्रॉक्टर एंड गैम्बल आपने नहीं सुना है, पर ये जो एरियल, टाइड, हेड एंड शोल्डर्स, विक्स, ये सब प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ही प्रोडक्ट्स है। मैं आपको बता देता हूं ये बात। ओह, प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की कंपनी ने क्या किया, उसने आउटसोर्स, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया अपना आईटी फंक्शन। किसको आउटसोर्स कर दिया सर? उन्होंने अपना आईटी फंक्शन आउटसोर्स कर दिया टू एचपी। हेवलेट पैकार्ड। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ सर बिल्कुल ये बात है। ओके सर, गॉट इट। आगे बोले सर अब आप। मैं बोला सुनते जाना, मैं बोला अब आप लोग आगे सुनते जाना बात को। हाँ सर बोलिए। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट पहला पॉइंट हो गया कवर। फ्रेंड्स अब मैं चलता हूं दूसरे पॉइंट पर, ध्यान दीजिएगा। नॉन कोर एक्टिविटीज, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यार पागल थोड़ी ना है, वो जो भी आउटसोर्स करती है वो अपना नॉन कोर एक्टिविटीज करती है। नॉन कोर मतलब जो उसका मेन बिजनेस फंक्शन नहीं है। आज आप, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को कुछ आउटसोर्स करना होगा तो वो ये ना आउटसोर्स करेगा कि भाई कोई और जो है वो फोन करके आप लोगों को जियो का इश्यू सॉल्व कर दे, या कोई और कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिहाफ में इंप्लॉइज को हायर कर ले। पर रिलायंस इंडस्ट्रीज खुद क्या कभी ऐसा करेगा, किसी को बोलेगा सुन ना जियो मेरे लिए मैनेज कर दो? ऑब्वियसली नहीं, जियो तो रिलायंस ही चलाएगा। हाँ, हमारी जो कोर एक्टिविटीज है, मान लो केडिया क्लास में हमारी कोर एक्टिविटीज पढ़ाना है और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोर एक्टिविटीज है। पर एडमिनिस्ट्रेशन और पढ़ाने को छोड़कर जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो हम लोग आउटसोर्स कर सकते हैं। किसी को एडवर्टाइजमेंट करने का अच्छा नॉलेज है, कर लो। नॉन कोर एक्टिविटीज जैसे आपके स्कूल्स है, मैं आपको बता दूं आपके स्कूल्स में भी होता है, आपका स्कूल यूनिफॉर्म या आपका शूज वो एक पर्टिकुलर शॉप में ही आप लोग को मिलता है, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। दी फंक्शंस, लेकिन कभी भी स्कूल ये नहीं बोलेगा कि जाओ बाहर में वो टीचर है उससे पढ़ लो, क्योंकि स्कूल का काम है पढ़ाना। द फंक्शंस आउटसोर्स आर नॉट द कोर एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, स्कूल आउटसोर्सिंग इट्स बुक स्टोर, कैंटीन और ये सारी चीजें।
बट वो कभी भी स्कूल में ये नहीं बोलेगा कि बाहर वाले टीचर से पढ़ लो, हमारे स्कूल के टीचर से मत पढ़ो। कम ऑन, वो तो कोर एक्टिविटी है स्कूल का, वो उसको कैसे आउटसोर्स कर सकता है? ठीक है ना। तो दोस्तों ये हो गया कि हमेशा नॉन कोर एक्टिविटीज की आउटसोर्सिंग होती है। ठीक है। और तीसरा जो मैंने आप लोगों को समझा दिया ऊपर में, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी। ये है आउटसोर्सिंग का दोस्तों मेन फीचर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी को रिस्पॉन्ड करना होगा कि आप लोगों को आउटसोर्सिंग का फंडा, आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट समझ में आया क्या? क्या बोलती पब्लिक? किसको नहीं आया? आप क्लास में 1 घंटा बाद ज्वाइन करोगे तो प्रणय नहीं समझ में आएगा। हाँ तो अभी ज्वाइन किया, क्लास 3:30 पे था, 3:35 पे। ऐसा नहीं होगा प्रणय कि आप 3:35 का क्लास को 4 बजे ज्वाइन करोगे और बोलोगे सर रिपीट। क्लास रिकॉर्ड हो रही है, क्लास रिकॉर्डिंग में देखिएगा आउटसोर्सिंग का मीनिंग। और ये मैं सभी के लिए बोल दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन इतना क्लियर है। कोई को भी अगर ऐसा है कि क्लास को 10, 15 मिनट, 20 मिनट चिल मार के ज्वाइन कर रहा है, नहीं चलेगा। फिर रिकॉर्डिंग देखिए आप लोग, ये मैं किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा। खैर एक बार समराइज कर देता हूं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली एवरीबॉडी। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जो कोर एक्टिविटीज है वो खुद करे। जैसे फॉर एग्जांपल केडिया क्लासेस में हमारा कोर एक्टिविटी पढ़ाना है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो हम लोग खुद करें। पर एडवर्टाइजमेंट क्या हमारा वो मेन एक्टिविटी है? नहीं। वो हम लोग किसी और स्पेशलाइज्ड एजेंसी को बोले कि भाई सुनो, केडिया क्लासेस की एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग तुम संभालो। ठीक है जी सर। मान लो जियो, जियो का वाईफाई में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग को हेल्प चाहिए कि भाई कैसे ठीक करें। अरे भाई जियो बिजी है अपने और डे टू डे कोर एक्टिविटीज में, एंटीना सेटअप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जियो क्या करेगा, एक फर्म को हायर किया, मान लो विप्रो को, और जियो विप्रो को हायर किया और विप्रो को बोला कि सुनो तुम लोग टेली कॉलिंग करो, मतलब कस्टमर्स का फोन पर जो डाउट है तुम लोग सॉल्व करो। लेकिन सर वो लोग कैसे करेंगे? जियो ना वो लोग को एक चार्ट दे देता है कि अगर कस्टमर ये प्रॉब्लम पूछे तो इसका सोल्यूशन ये देना, ये तो ये, तो बस वो लोग वो करते रहते हैं बैठ के। आउटसोर्सिंग ये होता है अपना मेन एक्टिविटी को, अपना मेन एक्टिविटी को खुद करना, अपना मेन एक्टिविटी को खुद करना, और जो नॉन मेन एक्टिविटीज है उसको इन एक्सचेंज फॉर अ कमीशन और अ फीस किसी और को दे देना। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? कुछ लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड एवरीबॉडी। ओके, ऑल राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया आउटसोर्सिंग। सर बिल्कुल ठीक। अब मैं आप लोग को बोलता हूं कि भाई आउटसोर्सिंग जो होते हैं ना दोस्तों, वो भी दो तरीके की होती है। आउटसोर्सिंग भी जो होती है दोस्तों, वो दो तरीके की होती है, और दोनों तरीके आपके लिए स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ध्यान से समझना वो दो तरीके की आउटसोर्सिंग क्या है। टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग, दो मेन टाइप्स है, ऐसे तो बहुत है पर आप लोग के सिलेबस के मद्देनजर दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। पहला बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पहले मैं दोस्तों आप लोगों को ये समझाऊंगा दोनों, और उसके बाद अपने लिखने का काम आगे बढ़ाएंगे। सर जरा समझाना ना प्लीज। मैं बोला ओके। दोस्तों बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब, देखो आउटसोर्सिंग मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का काम बाहर देना, किसी को देना, ये बात तो तय है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पर अब देखो दोस्तों, काम कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है कौन सा टाइप का आउटसोर्सिंग है। क्या ये काम रूटीन नेचर का है? रूटीन नेचर का मतलब क्या आपको कॉलिंग करना है, टेलीकॉलिंग करना है? क्या आपको अकाउंटिंग सर्विस चाहिए, वही जर्नल एंट्री, कैश टू सेल्स और वो सब एंट्री पास करवाना है? ये सब रूटीन वर्क है, डे टू डे वर्क है, रिपीटेटिव वर्क है, कुछ नया इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि देखो ये सब क्या है ना, रूटीन है इन द सेंस कि कुछ इसमें नया लॉजिक नहीं लगाना है, आप जिसको सिखा दो बस वो कर देगा डे टू डे बेसिस पर। कोई डेटा एंट्री करना है, कोई टेली मार्केटिंग, फोन कर करके कस्टमर को प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना है, कस्टमर का डाउट हेल्प सॉल्व करना है कस्टमर सपोर्ट के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करना है, ये सब गाइस डे टू डे प्रोसेस है। अगर आप इस चीज का पार्ट हो
मतलब ये आप ऐसा कोई फंक्शन को आउटसोर्स कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन को, इसको बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग दोस्तों रूटीन एक्टिविटीज का होता है। किसका होता है? रूटीन एक्टिविटीज का। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग ऐसी एक्टिविटीज का होता है दोस्तों जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ये लोअर लेवल वर्क नहीं है। इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। सर एग्जांपल दोगे तो बेटर समझ में आएगा हम लोग को। मान लो एक कंपनी के पास दोस्तों बहुत सारे पैसे हैं। अब कंपनी प्लान कर रही है कि इस पैसे को इन्वेस्ट करेगी कहीं पर, ठीक है। अब कहां इन्वेस्ट कंपनी के पैसे होने चाहिए, कौन से शेयर में, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस ये करना पड़ेगा। ये सब दोस्तों बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, गोल्डमैन सैक्स और ऐसे करके इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये काम आपको उनको देना पड़ेगा। अकाउंट्स में आप लोग पढ़ते हो असेट्स की वैल्यूज, लायबिलिटीज की वैल्यूज पढ़ते हो ना अकाउंट्स में। अब आप लोग समझिए, एक असेट या एक लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू मान लीजिए 8 लाख है, किसी दिन वो 15 लाख हो गई, एक एग्जांपल। कोई मशीनरी है जो 20 लाख का है, अब 16 लाख का हो गया। तो ये जो वैल्यू ऑफ एन असेट, जो वैल्यूएशन है आपके पास, जो भी असेट्स है, मान लो आपका बिजनेस बंद होने वाला है, आपको अपने बाहर वालों को पे ऑफ करना है, तो आपके जो भी असेट्स है दोस्तों उसको आपको पे ऑफ करना है, तो आपको असेट्स का वैल्यू तो पता होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट असेट वैल्यूएशन ये सब केपीओ नॉलेज का काम है। स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग चाहिए होता है, तब जाके लोग केपीओ वाला काम संभाल पाते हैं। देखो अब एक और एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा, डेटा एंट्री। आपको डेटा एंट्री करवाना है। डेटा एंट्री करवाने का मतलब क्या है? डेटा एंट्री करवाने का मतलब कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। जैसे स्टूडेंट है, हाँ, स्टूडेंट्स के बारे में ये डेटा कर दो, भर दो, तो ये तो रूटीन नेचर का एक्टिविटी है यार, वो बीपीओ हो गया। परंतु अगर मान लो आपके पास एक डेटा मैं दे दिया और आपको एनालाइज करना है, एग्जांपल देता हूं, आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको बोला जाता है भैया एक काम करो, ये है शेयर मार्केट, ये है शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयर्स, इनके प्राइसेस है ये, बस लिख दो, टाइप कर दो, ऐसे टाइप कर दो बस एक्सेल में। दैट इज डेटा एंट्री, रूटीन जॉब है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं चाहिए, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। पर आपको अलग अलग शेयर्स का प्राइसेस और उसका ट्रेंड्स दिखा दिया। अब आपको ये एनालाइज करना है कि यार प्राइस इधर बढ़ा और घटा, इसका मतलब कहीं ऐसा होता है क्या कि इसका जनरली सेकंड थर्ड क्वार्टर में ये लॉस ही करता है, मतलब सेकंड थर्ड क्वार्टर में जरूर कोई प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट क्या क्लाइमेट बेस्ड है या टेम्परेचर कुछ ऐसा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है इसको, समझिए। जब आप एनालिसिस कर रहे हो, इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस एंड इमेंस नॉलेज, वो मेरा माय डियर फ्रेंड्स केपीओ के अंदर आता है। तो अगर समराइज करूं, आउटसोर्सिंग का मतलब बिजनेस का जो नॉन कोर एक्टिविटीज है वो किसी और को देना, थर्ड पार्टी को देना, पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी और को दे रहे हो तो क्या करने के लिए दे रहे हो? क्या एक रूटीन एक्टिविटी के लिए दे रहे हो? तब वो बीपीओ कहलाता है। और क्या आप एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी के लिए दे रहे हो? तब वो केपीओ कहलाता है। अच्छा सर, ये बात है, ये मामला है सर। जी हाँ, बिल्कुल ये मामला है सर। बात तो आपका समझ में आना चाहिए। गाइस क्लियर है सबको, ये और नो? क्या बोलती पब्लिक? हाँ बोलिए, कोई एक वन ऑफ द फ्रेंड इज आस्किंग समथिंग। सॉरी, एक बार आप प्लीज क्वेश्चन को दोबारा, मैंने लास्ट में सुना कि तब वो कौन सा होगा, बीपीओ या केपीओ? आप क्या अपना क्वेश्चन को फिर से बोलोगे? इंश्योरेंस, ओके गॉट इट। सिंपल भाषा में मैं समझ गया, आप इसको बोल रहे हो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस बोल रहे हो ना, राइट। माय डियर फ्रेंड, आप लोग को मैं बता दूं, सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनना। इंश्योरेंस ना तो बीपीओ हुआ ना केपीओ हुआ है। तो ये कैसी बातें करते हो आप दोस्तों? आप लोग समझिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे एक्टिविटी में या एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए और अंदर के अंदर क्या करना है, इंश्योरेंस जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। जो एक उसके काम का पार्ट है उसको बीपीओ केपीओ में डालते हैं। इंश्योरेंस तो माय डियर फ्रेंड्स
एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है जिससे आप खुद को सेफ रख रहे हो। क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंश्योरेंस करवाना? नहीं, पर वो करवा रहा है, दैट इज गुड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस का हिस्सा है या किसी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। दोस्तों, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है जो उसको करनी पड़ती है। जब आप वो लिस्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज किसी और को देते हो, तब वो बीपीओ और केपीओ में आता है। माय डियर फ्रेंड, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, हैव आई आंसर्ड यू? ऑल राइट, अमेजिंग, अमेजिंग। आप प्लीज आस्क। सी, very good question. A chartered accountant can be divided into two parts. Number one, are you consulting from the taking consultation from the chartered accountant? If yes, then it is a KPO. Absolutely yes. But is that chartered accountant a part of your organization, your employee? क्या वो आपका एम्प्लॉई है? जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान्यवर वेदांता फैशंस लिमिटेड, ये लोग क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर कर रखे हैं जो इनका अकाउंट्स बनाते हैं, इनकी बैलेंस शीट बनाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप एम्प्लॉई हो गए। पर वहीं पर वेदांता फैशंस को अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना है, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तब वो केपीओ हो गया। केपीओ हो गया। कंसल्टेंसी अगर कोई हायर लेवल का, वो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है। अच्छा सर, अच्छा सर, तो दिस इज द थिंग, गॉट इट सर। आगे बढ़े सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इतनी बातें क्लियर है, तो अब मैं क्या बोलता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। हाँ सर, बताइए क्या? बोलिए सर, हम लोग सुन रहे हैं। बीपीओ कंसर्न्ड विथ रूटीन प्रोसेसेस। बीपीओ में क्या है दोस्तों? रूटीन प्रोसेसेस कवर अप होती हैं। कंसर्न्ड विथ रूटीन प्रोसेसेस, देखो मैं लिख दिया। ये है कंसर्न्ड विथ ब्रेन पावर, नॉलेज एंड एनालिसिस। यहां पर ब्रेन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसर्न विद दिस थिंग्स। अच्छा, अब इसका स्कोप, सर स्कोप में आप क्या बताओगे सर हम लोग को? दोस्तों, स्कोप में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी एक्टिविटीज बीपीओ है एक बिजनेस की, और बिजनेस की कौन कौन सी एक्टिविटी जो है वो केपीओ है। देखो, आप कस्टमर सपोर्ट के लिए किसी को हायर कर रहे हो, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज के लिए, वो माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों का ऑब्वियस सा बात है, नो ब्रेनर है। यहां हो गया। आप किसी को टेली मार्केटिंग के लिए हायर कर रहे हो, फोन कर करके समझाएगा, वो ये हो गया, बीपीओ हो गया। आप किसी को अकाउंटिंग एंट्रीज और ये सब पास करवाने के लिए बुला रहे हो, वो हो गया बीपीओ, अकाउंटिंग सर्विस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करवाना आपको, इधर है। ओह, ये सारी चीजें आ गई। कोई पूछे व्हाट आर द एक्टिविटीज कवर्ड, तो आप लोग ये लिखिएगा। सर केपीओ के अंदर जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर्ड है, जरा बताइएगा सर। दोस्तों बता देता हूं ना, केपीओ के अंदर कवर्ड है बिजनेस रिसर्च, कि कैसा बिजनेस करना चाहिए कैसा नहीं। देखिए ना, रिसर्च, टेक्निकल स्किल्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस, देखो यहां पर मैंने कहा डेटा एंट्री, यहां मैंने कहा डेटा एनालिसिस, फर्क समझना। मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर सर्वे, अभी अभी इकोनॉमिक्स में आप लोग को सर्वे के बारे में बहुत ज्ञान दिए हम। इकोनॉमिक सर्वे, ओह, लीगल रिसर्च, पेटेंट रिसर्च, ये सारी चीजें जो हैं दोस्तों, ये आपकी यहां कवर हो गई हैं। ओह सर, अभी हमें पता चला, अभी हमें समझ में आया। मैं बोला वेरी वेरी गुड, मैं बोला वेरी वेरी गुड। अच्छा, पेटेंट रिसर्च क्या हुआ? एक्चुअली होता क्या है ना, आप मान लो कुछ कंसेप्ट डेवलप किए,
आप एक कंसेप्ट डेवलप किए, आप एक आइडिया डेवलप किए। अब कुछ कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं या प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो पेटेंटेबल होते हैं और कुछ पेटेंट नहीं होते, या किसी प्रोडक्ट्स का पेटेंट ऑलरेडी कोई और लिया हुआ होता है, तो उस चीज से रिलेटेड नॉलेज को पेटेंट रिसर्च के अंदर कवर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसके अंदर अभी अपने लोग घुसने नहीं वाले, परंतु हाँ, आइडिया के लिए आप लोगों को मैंने समझा दिया जो आपने पूछा। आगे बताएं सर, हमें ना बोला होप के आगे सुनिए। एक बात मैं बताता हूँ, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास क्या होता है ना दोस्तों, अपना खुद का एक एचआर डिपार्टमेंट होता है। अब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का खुद का एक एचआर डिपार्टमेंट है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को किसी को ये काम बाहर में नहीं देना पड़ता। डियर फ्रेंड्स, अगर आपका खुद का डिपार्टमेंट हो ना, उसको बोलते हैं इन हाउस। क्या बोलते हैं? इन हाउस। किसी और को दे रहे हो तो आउटसोर्स, और खुद कर रहे हो तो इन हाउस बोलते हैं। ये वर्ड्स को याद रखिएगा बस आप। सर समझ में आ गया आपका बात, आगे बोले सर आप। दोस्तों, केपीओ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये पूछा जा सकता है आपसे, तो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, काफी बार ना एक ऑर्गेनाइजेशन एक नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग करती है जब वो बंद होने वाली होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना असेट्स को बेच रही होती है और वो चाहती है उसका असेट्स एकदम सही वैल्यू पर, बेस्ट वैल्यू पे बिके। तो सेल ऑफ असेट्स, ये बहुत फायदा होता है। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन इसलिए ना दोस्तों, बिकॉज आप लोगों को ये, आप लोगों किसी को हायर किए, उसको परसेंटेज दिए और कर लिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको किसी को सैलरी देके रखना पड़ता, आपका बहुत ज्यादा कॉस्ट फ्लो होता। तीसरा, बेटर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि केपीओ का काम आप देते हो उस इंसान को हो जो एडुकेटेड है इनफ है, तो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंप्रूव्स। एंड फाइनली, ग्रेटर डिसिप्लिन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डिसिप्लिन भी बेटर होता है। क्यों? क्योंकि समझो, जब आप एक स्टाफ होते हो ऑर्गेनाइजेशन के या एम्प्लॉय होते हो ना, तो डिसिप्लिन बिगड़ने का चांसेस है। पर ये एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल पर्सन है, इसको कोई मतलब नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, ये काम करेगा और खत्म। सो दैट्स व्हाई देयर इज ग्रेटर डिसिप्लिन दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड हियर। सर समझ में तो आया आपको? सर आपका बात समझ में आया। अब दोस्तों, एक टॉपिक था जो मैंने जो है एंड में आप लोगों के लिए छोड़ा था, कुछ एक दो टॉपिक्स, वो सुन लीजिएगा सर। बोलिए सर क्या? एक टॉपिक सर इन जनरल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग, या ऐसा करके कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यहां तक जो भी मैंने समझाया सभी को क्लियर है ना? प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करिए एवरीबॉडी। ग्रेटर डिसिप्लिन, हाँ बोलिए, बाकी सब रिस्पॉन्ड कीजिए। हेलो, ग्रेटर डिसिप्लिन। हाँ सर, सब कुछ ओके। चलिए, बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग। अब सर आप बताएं बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग क्या क्या है? मैं बोला सबसे पहला बेनिफिट आउटसोर्सिंग का, जब आप काम आउटसोर्स कर सकते हो, वो है परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। दोस्तों समझना, आज मान लो आप अपना काम को आउटसोर्स नहीं किए मतलब किसी और को नहीं दिए। तो अगर आप किसी और को नहीं दिए मतलब आप खुद कर रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि आप स्पेशलाइज नहीं हो। मान लो आप अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना लेते हो, परंतु आपकी मार्केटिंग स्किल्स इतनी बढ़िया नहीं है, तो होगा क्या? क्योंकि आप स्पेशलाइज नहीं हो, आपकी मार्केटिंग स्किल्स बढ़िया नहीं है, आपका मार्केटिंग हैम्पर होगा। इसी काम को आप आउटसोर्स कर दोगे तो बेटर लोग हायर करेंगे जो 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 डे इन एंड डे आउट ये काम करते हैं आपके लिए। परफॉर्मेंस ऑन बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, सो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव होती है, क्योंकि बेस्ट जो है उस काम के लिए वही वो काम को कर रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर एक्टिविटीज, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज अगर मान लो एक इंडिविजुअल को मार्केटिंग भी करना है, अकाउंटिंग भी करना है, सारी चीजें उसको करनी है ना, तो वो कभी भी जो मेन काम है उसका वो फोकस नहीं कर पाएगा उस पर।
मान लो मैं केडिया क्लासेस में मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी, सेल्स प्रमोशन, तो भाई मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा जो कोर एक्टिविटी है केडिया क्लासेस का। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑन कोर एक्टिविटीज। ओके भाई, आउटसोर्सिंग certain activities core activities can be improved upon। ये एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कैन बी इंप्रूव्ड अपॉन। दोस्तों नंबर 3 बात करता हूं। कॉस्ट सेविंग। सर ये कॉस्ट सेविंग कैसे होता है? अब समझो, आप लोग को मैंने क्या कहा, आज अगर आप लोग ये काम किसी और को हायर नहीं करो तो दो बातें होंगी, आप खुद करोगे और आपको हायर करने होंगे लोग। खुद करोगे तो आपका लॉस होगा क्योंकि आप गलत कर दोगे तो नुकसान, और अगर आप किसी को हायर करते हो तो आपको फिक्स सैलरी देनी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ विच आर कॉस्टली। परंतु आज मान लो मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करना है, मेरा एक बार कॉस्ट है, फिर वो कैंपेन रन करेगा, मेरे को परमानेंटली हायर किसी को नहीं करना पड़ रहा। अच्छा सर, तो कॉस्ट सेविंग, बिजनेस ग्रोथ। जो ऑर्गेनाइजेशन अपना काम को आउटसोर्स कर देती है ना, माना गया और देखा गया है कि उसका ग्रोथ भी और फटाफट होता है, बिजनेसेस ग्रो भी वो फटाफट करते हैं। ये माय डियर फ्रेंड्स की मेन काम है। और एक और फायदा है आउटसोर्सिंग का कि इकोनॉमी के अंदर जॉब क्रिएशन होता है, लोगों को नौकरियां मिलती है। सीधी सी बात है, अगर हर कोई अपना काम खुद ही करने लगे ना तो मैक्सिमम नौकरियां गायब हो जाएंगी। आज अगर सबके पास गाड़ी हो गया मान लो, तो ये जो कैब से पैसा कमाते हैं वो लोग गायब हो जाएंगे। अगर सब खुद चलाने लगे तो ड्राइवर्स गायब हो जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो जॉब क्रिएशन करता है आउटसोर्सिंग। अरे मैं बोलता हूँ किसी को आप कैब चलाने के लिए भी हायर कर रहे हो ना, दैट इज आउटसोर्सिंग। वॉचमैन को हायर करना वो भी एक आउटसोर्सिंग होता है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हो, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके लिए ये काम करती है। तो जॉब क्रिएट हो रहा है ना, वो सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर करती है। सो जॉब इज क्रिएटेड व्हेन यू आउटसोर्स थिंग्स। सही है वो भी, ये बात तो सही है। फ्रेंड्स एक और कंसेप्ट है जिसको मैंने स्किप कर दिया था, अब मैं वापस उस चीज पर आ जाता हूं। वो क्या? जब मैं आप लोगों को ई कॉमर्स और ई बिजनेस पढ़ा रहा था ना, तो मैंने आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया था। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में दोस्तों कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ई कॉमर्स, आइए बात करते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करो सर। मैं बोला देखो, अगर दोस्तों हम लोग बात सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स का करते हैं, सबसे पहला सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अच्छा कि रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू ई कॉमर्स। मतलब जब आप ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, तो उस समय क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकता है। और आजकल तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेमस है। आप लोग सुने हो नहीं सुने हो आई डोंट नो, पर लेट मी ट्राई एंड आस्क यू, पेगासुस सुना हुआ है क्या? आजकल बहुत बातों में चल रहा है। हेलो, व्हाट अबाउट अदर्स? खाली एक जन का जवाब नहीं चाहिए, वो मैं बताता हूं। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सब हाँ ना कुछ तो बोले। ओके, तो दोस्तों ये पेगासुस क्या है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पेगासुस इज अ कंसेप्ट जो आज बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है जिसके बारे में, पर ये एग्जिस्ट करता है 5 से 10 साल पहले से। माय डियर फ्रेंड्स, पेगासुस एक ऐसा कंसेप्ट है, टेक्नोलॉजी है, जो स्पाई करता है बेसिकली। क्या करता है? स्पाई का काम करता है। ये डेवलप कौन किया? इजराइल। इजराइल इसको, इजराइल की एक कंपनी करोड़ों रुपए में बेचती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को। ये करता क्या है पेगासुस? ये दोस्तों आपके फोन में हर डेटा, आपका फोन का कैमरा ऑन कर सकता है, आपका फोन का कैमरा ऑफ कर सकता है, आपका इंटरनेट ऑन कर सकता है, आपका इंटरनेट ऑफ कर सकता है, आपका मैसेजेस पढ़ सकता है, आपका चैट्स पढ़ सकता है। एक एक डिटेल ये जो पेगासुस है वो नोट डाउन कर सकता है सर, सच्ची? जी हाँ बिल्कुल।
अभी बातचीत इसलिए इतना चल रहा है क्योंकि माना जा रहा है अपोजिट मिनिस्ट्रीज जैसे कांग्रेस हो गई और ये सब हो गई, ये लोग बोल रही है बीजेपी यूज कर रही है पेगासुस को कांग्रेस के लीडर्स या काफी न्यूज जर्नलिस्ट को अगेंस्ट स्पाई करने के लिए, ऐसा माना जा रहा है। तो ये मुझे लगा कि एक हाल फिलहाल का केस स्टडी है, तो आपको बस मैंने बताया, पर ये एग्जाम का पर्सपेक्टिव से नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देता हूं। आ गया तो याद रखना, क्या फर्क पड़ता है। सुनो आप लोग, दोस्तों सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपका आता है ई कॉमर्स में रिस्क ऑफ डीलिंग्स। रिस्क ऑफ डीलिंग्स, रिस्क ऑफ डीलिंग्स को दोस्तों मैं 3 पार्ट्स में बांटूंगा। पहला पार्ट रिस्क ऑफ डीलिंग्स के अंदर क्या है दोस्तों, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपने ऑर्डर कर दिया, मान लो सेलर की वेबसाइट में कुछ इशू था जिसकी वजह से आपके साइड में तो दिखा दिया ऑर्डर एक्सेप्टेड, पर उसके साइड में दिखाया ही नहीं, तो वो सेलर स्ट्रेट अवे मना कर सकता है कि भैया मेरे को तो ये ऑर्डर इस प्रोडक्ट का कभी मिला ही नहीं था आपका, सीधा मना कर देगा। डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर, सेलर में डिनाई रिसीविंग ऑर्डर। तो क्या क्या सीक्रेट, क्या क्या थ्रेड्स है वो मैं बता रहा हूं आपको। मैं डिनाई रिसीविंग ऑर्डर, कि हमने कभी भी ऑर्डर रिसीव किया था। बी, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी मतलब गलत जगह डिलीवर हो गया, या फिर रॉन्ग प्लेस या रॉन्ग प्रोडक्ट, गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। अरे इतने सारे केसेस हैं, किसका, फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का मुझे याद नहीं आ रहा है, बोला जा रहा है उसने आईफोन ऑर्डर किया, उसके पास आईफोन का डब्बा में साबुन पहुंचा, ऐसा हालत है। और मैं बता रहा हूं ना, तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी ये सब रिस्क है। पहले मैं रिस्क ऑफ डीलिंग बता रहा हूं। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, ये सबसे ज्यादा डर रहता है कि पेमेंट ही आप तक नहीं पहुंचा, जो पेमेंट है आपने वो पेमेंट ही नहीं रिसीव किया। सप्लायर में नॉट रिसीव पेमेंट किसी भी कारणवश, तो ये बहुत खतरनाक है। मुझे तो याद आता है, मैं आप लोगों को एक किस्सा बताता हूं। आईसीआई में मैंने एक जन के साथ देखा था, इंस्टीट्यूट में क्या देखा था कि एक कोर्स था, उनको लेना था, तो वो आईसीआई से ले रहे थे, 25,000 का उस कोर्स का दाम था। ठीक है, ठीक है भाई, तो उन्होंने वो कोर्स को बाई किया। अब जब बाई किया तो उनका ऑर्डर फेल्ड आया, ऑर्डर फेल्ड आया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ने कहा फिर डिलीवरी करो, फिर ट्राई करो, फिर ट्राई करो। 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया, चौथी बार में ऑर्डर प्लेस हो गया। सरप्राइजिंगली चारों बार 25-25 हजार रुपया कट गया और बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया कट गया था एक जन का। अब आप बताओ, कोई इंडिविजुअल जो कि एकदम लो मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा ये देख के। खैर बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब ऐसा चांसेस है कि ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों को इस तरह से उल्लू बनाए। हालांकि आईसीआई ऐसा नहीं किया, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को कि ऐसे रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं, और ये किसी की गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है इस पूरे प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ थेफ्ट। ये तो आप लोगों को पता ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, उसको यूज करके फ्रॉड करते हैं। ब्रांड हाईजैकिंग, ये बहुत इजीली पॉसिबल है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप लोगों ने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं शेयर करना चाहूंगा ब्रांड हाईजैकिंग का मतलब आपको एक एग्जांपल के साथ। दोस्तों एक ब्रांड हुआ करता था अमेरिका और वर्ल्ड वाइड हुआ करता था, बार्न्स एंड नोबल्स, BARNE, बार्न्स एंड NOBLES, नोबल्स। बार्न्स एंड नोबल्स क्या करता था सर, लीडिंग बुक सेलर हुआ करता था। हर वैरायटी ऑफ बुक्स इधर से निकलती थी और ये पहुंचाता था। दोस्तों इंटरनेट की वजह से ना एक ब्रांड क्रिएट करना और किसी और का जो ब्रांड है, कोई और जिस पर्टिकुलर नाम से फेमस है, उसको खत्म करना रातों रात में मजाक बन चुका है। Amazon खुद को वर्ल्ड का बेस्ट बुक सेलर तुरंत स्टैब्लिश कर लिया, लीडिंग बुक सेलर स्टैब्लिश कर लिया,
क्यों? क्योंकि इंटरनेट यूज किया। तो ब्रांड हाईजैकिंग होने का भी बहुत ज्यादा चांसेस होता है। इंटरनेट मेक्स इट पॉसिबल, internet makes it possible to create powerful brands। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम्पल बार्न्स एंड नोबल्स। जो बार्न्स एंड नोबल्स था वो लीडिंग बुक सेलर था, और Amazon आया इंटरनेट मार्केट पे और ऐसा मचाया कि अब वो Amazon बुक सेलर की कैटेगरी में आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट मीडियम। और एक और कंसेप्ट है दोस्तों जिसको बोलते हैं फिशिंग। स्पेलिंग है FI लेकिन लिखना है PHI से आप लोग को। सर इस फिशिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक फ्रॉड वेबसाइट बनेगी, फ्री बुक्स या 10 रुपीज में बुक्स, आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन डालना है। अब आप लोग जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन डालोगे आपको बुक भी नहीं मिलेगा। आप तो इसलिए डाले कि सस्ता में बुक मिल रहा था, पर आपका इंफॉर्मेशन भी उनके पास चला गया। अब दे कैन यूज इट टू देयर फ्री विल। ये है बहुत ज्यादा डेंजरस। फ्रॉड्यूलेंट यूज ऑफ फेक वेबसाइट्स एंड ईमेल्स। fraudulent use of fake websites and emails to obtain private information। सर कैसे प्राइवेट इंफॉर्मेशन? दोस्तों ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैसा भी हो सकता है। ये हो सकता है क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पासवर्ड्स एटसेट्रा। नंबर्स, पासवर्ड्स एटसेट्रा। फ्रेंड्स एम आई क्लियर, यस और नो? सभी को सारी बातें क्लियर है क्या? अच्छा रुकिए आप लोग। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि क्योंकि आप लोगों को सारी बातें अब क्लियर है, तो अब मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगा, बहुत छोटा परंतु ऐड करना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हाँ ये चैप्टर खत्म। बहुत सारी बातें इस चैप्टर के अंदर सब बकवास है, इग्नोर। जो टॉपिक्स और जो हेड्स मैं करवाया हूं इज ओनली गोइंग टू कम। पहली बात तो ये तय है। अच्छा अब दूसरी बात,